बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, मेरे साथ अकील अफजल साहब मौजूद हैं। ये 92 टीवी में सुप्रीम कोर्ट की बीट कवर करते हैं और इनका अपना इन्होंने नया यूट्यूब चैनल भी शुरू किया है, तो उसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और देखिएगा कि किस तरह की खबरें अकील साहब देते हैं। ब्रेकिंग न्यूज विद मियां अकील के नाम से। अच्छा, ब्रेकिंग न्यूज़ विद मियां अकील के नाम से जिनका चैनल है। नाज़रीन, आपके इल्म में है कि नए चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो उन्होंने अपनी जो जिम्मेदारियां हैं वो संभाल ली हैं और उनको आज 3 दिन मुकम्मल हो चुके हैं जब से वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने हैं। इन 3 दिनों के अंदर उनकी कारकर्दगी क्या रही है, क्या वो अवामी तवक्कुआत के मुताबिक काम कर सकेंगे, और जो उनको चैलेंजेस दरपेश हैं बिलखसूस सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो एक निफाक की सूरत हाल है, इत्तेहाद नहीं है, क्या जजेस के अंदर इख्तलाफात वो ख़त्म कर पाएंगे या फिर इख्तलाफात इनसे बढ़ेंगे। और दूसरा, पूरी कौम इस वक्त देख रही है कि आम इंतखाबात कब होंगे, क्या इंतखाबात से मुतालिक मामलात के ऊपर जिस तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान माजी के गुजरे हैं, उमर अता बदियाल साहब, उनके दौर में फैसला आया लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। क्या चीफ जस्टिस अगर ये फैसला देते हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन भी इसके ऊपर भी होंगी या फिर नहीं होगी। इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर अकील साहब से गुफ्तगू करेंगे। अकील भी बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया। सबसे पहले तो ये बताइए कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के जो पहले 3 दिन गुजरे हैं उनको आप क्या रेट करते हैं, और उस दौरान आपने एक नया काजी फ़ाइज़ ईसा देखा है, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा में क्या फ़र्क नजर आया आपको? देखें, अगर तीसरा दिन हो गया, इतवार वाले दिन उन्होंने हल्फ लिया था, हल्फ के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सबसे पहला मुकदमा जो उन्होंने लगाया वो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से लगाया। फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस रजिस्ट्रार की अपॉइंटमेंट की गई, सेक्रेटरी टू चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट की गई और स्टाफ ऑफिसर टू चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट की गई। ये 3 अपॉइंटमेंट उन्होंने इतवार के रोज ही कर दी। अच्छा, अगर इन 3 अपॉइंटमेंट्स को देखें और सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के केस का मुकर्रर होने को देखें तो उससे लगता है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ज़हनी तौर पर बिल्कुल क्लियर हैं कि उन्होंने क्या करना है। सही, ठीक है, लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें, जैसे आपने कहा कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जो पर्सनैलिटी थी, जिस तरह हम सोच रहे थे कि शायद वो सुप्रीम कोर्ट में आएंगे और सारा निज़ाम जो है वो उलट के रख के दिया जाएगा, क्योंकि बतौर जज उन्हें हमने देखा कि मुकदमात के अंदर वो साइलिन के ऊपर गुस्से में भी आ जाते हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ भी उनके मामला कोई बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है, अच्छे नहीं थे, अच्छे नहीं थे बतौर जज। वो अक्सर बाकी सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस आप देखें कि वो जब सुबह कोर्ट्स में आते हैं तो वो एक राहदारी से इस्तेमाल करते हैं, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब दूसरी राहदारी इस्तेमाल करते हैं। कोई भी फंक्शन होता था, सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस एक राहदारी से या एक रास्ते से या एक साथ इकट्ठे आते थे, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा अलग आते थे। और ये अब सुप्रीम कोर्ट बार का इशाइया हुआ, उसमें भी इसी तरह हुआ। हालांकि हम ये समझ रहे थे कि उस टाइम ये नोटिफाइड चीफ जस्टिस थे और नेक्स्ट डे इनका ऑथ टेकिंग होनी थी, तो इनको बाकी जजेस के साथ आना चाहिए था। लेकिन उस दिन भी ये अलहदा सबसे एंड में आए, जब खाना बिल्कुल खुल गया या खाना शुरू हो गए लोग, तब ये आए, तकरीरें खत्म हो गई, तमाम जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होनी थी या वो सारे तकरीब ऑलमोस्ट एंड हो गई। उस टाइम वाजबी सी हाजिरी लगाने आए, वो हाजिरी लगाने आए, लेकिन इन्होंने एक यूट्यूब के चैनल के ऊपर ही अपना मौक़िफ़ पेश किया या रिकॉर्ड कर लिया उन्होंने, जो भी कह लें। उसमें इन्होंने कहा कि जनाब, मैं इन तकरीरों के मामले पर आना नहीं चाह रहा था, क्योंकि जो तकरीरें होती हैं वो ज़ेर इल्तवा मुकदमात के हवाले से होती हैं। अच्छा, बहरहाल उन्होंने ये एक जेस्चर दिया या एक स्टांस लिया है, देखते हैं अब इसके हवाले से वो क्या करते हैं। तो अब मामला ये है कि अगर हम उनको बतौर जस्टिस देखें, बतौर जज सुप्रीम कोर्ट, तो उनकी पर्सनैलिटी, उनकी मैं क्रेडिबिलिटी की बात नहीं कर रहा, पर्सनैलिटी की बात कर रहा हूँ कि उनकी पर्सनैलिटी थी कि ये बड़े गुस्से वाले हैं, मुलाजमीन को डांट देते हैं और जजेस के साथ भी इनका ताउन कोई इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन जब से वो चीफ जस्टिस बने हैं, ख़ासतौर पे गुज़श्ता अगर हम एक हफ्ते को देखें, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को डिनर दिया। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को अपने घर पर बुलाया खाने के लिए। फिर सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब है, मैं उनका नाम नहीं लेता, उनकी जानिब से जब डिनर दिया गया साबका चीफ जस्टिस बंदयाल साहब को, तो जिनके साथ सबको पता था कि इनकी नहीं बनती, उनके घर भी ये खुद भी गए और साथ इनकी मिसेज भी गई। अच्छा, फिर दूसरी जानिब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कल ये ओपन कोर्ट के अंदर ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट
के ऊपर ठीक है स्टे है, लेकिन फिर भी मैंने इस मामले को फिक्स करने से पहले जब फुल कोर्ट बनानी थी तो मैंने 2 सीनियर जज साहिबान से मशावरत की। तो अब यानी लग ये रहा है कि जस्टिस काजी फायज ईसा ने जिम्मेदारी जो है उसको समझा है कि बतौर चीफ जस्टिस मुझे पूरी सुप्रीम कोर्ट को साथ लेकर चलना है। पहली उन्होंने कोर्ट जो बनाई वो भी फुल कोर्ट बनाई, वरना वो कर सकते थे। उन्होंने कोर्ट में आकर बताया कि मेरे पास ये भी ऑप्शन थी, क्योंकि मामला चीफ जस्टिस के इख्तियारात का था, तो मैं 3 या 4 या 5 चीफ जस्टिस जो इस वक्त आइंदा आने वाले चीफ जस्टिस हैं वो मौजूद थे सुप्रीम कोर्ट में, उन पर मुश्तमिल बेंच बना देता, लेकिन फिर वो पसंद नापसंद की बात आती तो उससे बेहतर था कि मैंने फुल कोर्ट बना दी था, तमाम जजेस उसके अंदर शामिल हो जाए। तो अभी तक लग ये रहा है कि जस्टिस काजी फायज ईसा क्लियर है। और फिर कल की जो हियरिंग है और आज के जो उनके इकदाम हैं, आज उन्होंने कौन से इकदाम किए, एक उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप तश्कील दे दिया, सुप्रीम कोर्ट के केसेस की फिक्सेशन उसके अंदर डिस्कस हो जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में जो मुकदमात आएंगे वो उसके अंदर डिस्कस हो जाएंगे, जिससे सुप्रीम कोर्ट का वो काम जो 3 से 4 या 5 घंटे के अंदर होता था वो काम फौरी एक क्लिक के ऊपर हो जाएगा। और इन्फॉर्मेशन एक केस आया उसके अंदर एक शॉर्ट मैसेज डाल दिया रिसीविंग एंड ने कि जनाब सुप्रीम कोर्ट में एक केस इलेक्शन के हवाले से फाइल हो गया, वो मैसेज डाल दिया, वो उसी टाइम एक क्लिक के ऊपर चीफ साहब ने भी देख लिया, रजिस्ट्रार ने भी देख लिया, एडिशनल रजिस्ट्रार ने भी देख लिया। वरना उससे पहले मामूल ये होता था कि एक फाइल आती थी, उसको पढ़ा जाता था, उसका एक नोट बनाया जाता था, उसकी फोटोकॉपी किया जाती थी, फिर वो स्टेप वाइज पुटअप होते होते चीफ जस्टिस साहब के पास पहुंचते हुए कोई 2, 4, 5 घंटे का प्रोसेस होता था। फिर मुकदमात की फिक्सेशन, फहीम मुकदमात की फिक्सेशन बहुत अहम चीज है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ये मामला सिर्फ अब से नहीं, ये मामला तकरीबन हम कह रहे हैं कि पिछले 10 साल से वकला की कुछ डिमांड्स रही हैं कि भाई ये मामला तरजीही बुनियादों के ऊपर होने चाहिए। मसलन अब किसी शख्स के जमानत कबल गिरफ्तारी का मामला है, वो कहता है कि जनाब मेरे खिलाफ जो झूठा मुकदमा बना दिया गया, तो मेरी जमानत गिरफ्तारी से पहले दी जाए मुझे। अब बंदयाल साहब के दौर में क्या होता था कि बंदयाल साहब के दौर में बंदयाल साहब के दौर के पहले क्या होता था मैं आपको बताता हूँ। वो जो होता था कि आपने एक अर्ली हियरिंग एप्लीकेशन दे दी कि भाई इस मुकदमे के अंदर एक हंगामियत है, एक इमरजेंसी है, इसको फौरी फिक्स कर दिया जाए। तो 2 से 3 दिन के अंदर उसका फैसला होके फाइल वापस ऑफिस में आ जाती थी और ऑफिस उसके ऊपर एक्ट कर देता, नहीं ऑफिस उसके ऊपर एक्ट कर देता था। अच्छा, जस्टिस बंदयाल साहब के दौर के अंदर ये होना शुरू हुआ कि 3 से 4 महीने एक शख्स ने कह दिया कि जनाब मेरे मामले में इमरजेंसी है, मुझे फांसी लग सकती है, मुझे मेरा वो क्या कहते हैं मेरा फलों का कंटेनर पकड़ लिया है तो मेरे फल गल सड़ जाएंगे, मेरा केस खत्म हो जाएगा। तो वो जनाब 3 से 4 महीने जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब उसका फैसला ही नहीं करते थे कि ये केस अर्जेंट लगेगा या नहीं लगेगा। फिर वकला की जानिब से इस तरह की एक डिमांड लिस्ट बार बार कही जाती थी कि भाई आप हमारे साथ बैठे, ऐसे केसेस हैं इनको जल्दी कर लें, इस नवैयत के जो भी केस आए आप उनको 2 से 3 दिन के अंदर पहली हियरिंग दे दें। नहीं डिसाइड ना करें, पहली हियरिंग दे दें, हियरिंग दे दें, उनको कोर्ट में एक दफा फिक्स कर दें, ग्रीवेंस हो जाए। लेकिन वो होता नहीं था। तो जस्टिस काजी फायज ईसा ने कल एक इजलास भी तलब कर लिया। तो ये जो इक़दाम है उनसे लग रहा है कि जस्टिस काजी फायज ईसा एक तरफ अपने जजेस को भी साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ वकला को भी साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। और तीसरा सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा मसला है पेंडिंग 57,000 केसेस, उसी के ऊपर आ रहा था। मतलब उसकी यार वो भी एक बड़े चैलेंजेस में से एक बड़ा चैलेंज है। 57,000 के करीब केसेस जो हैं वो मतलब ज़ेरे इल्तवा हैं। इसके अलावा इस वक्त आपने खूबसूरत बात की कि जजेस को भी साथ लेके चल रहे हैं और वकला के साथ भी। अभी ये 3 दिन की परफॉर्मेंस है, 3 दिन की परफॉर्मेंस। अब क्या पब्लिक को भी साथ लेके चलेंगे? पब्लिक ट्रस्ट बिलखसूस इलेक्शंस वाले मामले के ऊपर क्या आपको वो केस फिक्स होता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि इस वक्त पूरे पाकिस्तान की नजरें 24 करोड़ पाकिस्तानियों की नजरें इलेक्शंस के ऊपर है। देखें फहीम, मेरी कोई 10-12 दिन पहले एक फंक्शन के ऊपर जस्टिस काजी फायज ईसा साहब से बात हुई थी। सही। तो उस टाइम तो वो चीफ जस्टिस नहीं थे, तो मैंने उनसे नामजद चीफ जस्टिस मैंने उनसे पूछा कि सर आपकी प्रायोरिटीज क्या होंगी। उन्होंने कहा जी मेरी प्रायोरिटी सिर्फ आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन होगा। अब अगर उनकी इस बात को देखा जाए तो उसमें तो कोई दूसरी राय फिर पैदा नहीं हो सकती। अच्छा, ये तो अब इख्तलाफ कहाँ है? इख्तलाफ ये है जो कि जस्टिस बंदयाल ग्रुप जो था और काजी फायज ईसा साहब के जो 7 लोग थे, इख्तलाफ ये था कि हर मामला सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट टेकअप ना करे, जिसका जो कानून है, जो तरीकाकार है, वो उसी तरीकाकार के तहत आना चाहिए, मतलब हाई कोर्ट के थ्रू आना चाहिए। लेकिन अब इलेक्शन वाला मामला है अकील भाई, इलेक्शन वाला मामला पूरे पाकिस्तान का इलेक्शन है।
इसमें आप मुझे ये बताएं कि इसमें कौन सी हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है? ये तो ऑटोमेटिकली सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है, हाँ वो क्योंकि चारों सूबों में इलेक्शन है, वफाक में भी इलेक्शन है। इलेक्शन है, हम्म, लेकिन उसके लिए हाई कोर्ट्स के पास एक अपने इख्तियारात हैं 199 के तहत। ठीक है, हाई कोर्ट वफाकी गवर्नमेंट को डायरेक्शन दे सकती है ठीक है। कि आइन पर अमल दरामद का मामला है, आप ये इसको केस को करें। नहीं, अच्छा, अब आप इसमें एक दिलचस्प चीज देखें ना, एक मामला साबिक चीफ सिंध का जस्टिस है। उमर ता बंदयाल, आप देखें कि वो कोर्ट रूम के अंदर बैठकर कह चुके थे कि 90 रोज में इलेक्शन होने हैं। हम्म, वो उन्होंने जो अपनी आखिरी 2 से 3 तकारीर की, दोनों तकरीरों के अंदर उन्होंने कहा कि जनाब 90 रोज के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। अब यानी कि वो चाह रहे थे कि 90 रोज के अंदर इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन वो क्योंकि जजेस के अंदर यूनिटी पैदा नहीं कर पाए, सही, तो उस यूनिटी पैदा ना कर पाने की वजह से ये प्रोसेस पीटीआई की एक एप्लीकेशन आई। वो 16 से 17 दिन गालबन वो 28 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में आई और 15 या 16 सितंबर को उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लग के वापस 17-18 दिन वो बंदयाल साहब के पास पड़ी रही, लेकिन बंदयाल साहब उसको फिक्स नहीं कर सके क्योंकि साथी जजेस उनके साथ नहीं थे। सही। तो साथी जजेस को साथ लेकर चलने के लिए जरूरी है कि फिर आप उनकी राय का भी एहतराम करें, या फिर आप फुल कोर्ट बना दें। फुल कोर्ट भी वो नहीं बना रहे थे। हाँ, जाहिर है उसके ऊपर भी वो मेरे ख्याल में तैयार नहीं थे। खैर, बहुत शुक्रिया अकील अफजल साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। तो नाजरीन, अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से पूरे पाकिस्तान की उम्मीदें हैं कि वो इलेक्शन के ऊपर क्या फैसला करते हैं। ताहम पहले मरहले में वो हाउस इन ऑर्डर कर रहे हैं ताकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर तकसीम ना हो, इत्तेहाद हो, ताकि फिर उनके जब इत्तेहाद होगा तो फिर उनके फैसलों की इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से भी किसी किस्म की कोई कोताही या फिर कोई परेशानी या फिर मसला नहीं होगा। इत्तेहाद का भी इलाका। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह आप सबका और हमारा हामी नासिर हो।